साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर। है कि व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, नियत लागत या स्थिर लागत क्या है। नियत लागत या स्थिर लागत क्या है। देखिए यहां पर क्या है, ए कॉस्ट दैट चेंजेज विथ प्रोडक्शन, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of production, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, नन ऑफ द above। किसको स्थिर लागत कहते हैं, फिक्स कॉस्ट क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि फिक्स कॉस्ट क्या है। यहाँ पर भाई सबको हमने पढ़ाया है। देखिए उत्पादन के साथ बदलने वाली जो लागत होती है, यानी प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा तो कॉस्ट भी घटे बढ़ेगा, तो वो होता है वेरिएबल कॉस्ट, है ना। प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ अगर कॉस्ट चेंज हो रहा है यानी वो बदलता है, वेरिएबल कॉस्ट जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में। यहाँ पर देखिए कॉस्ट जो प्रोडक्शन बदलने के साथ बदलता है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, हिंदी में परिवर्तनशील लागत कहते हैं। आपको आंसर मिल जाएगा, तब तक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए आंसर क्या है। उसके बाद है ए कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के बावजूद स्थिर रहने वाली लागत, यानी प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो भी अगर कॉस्ट वो फिक्स है, स्थिर है, तो उसको स्थिर लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर लागत कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। आपको आंसर मिल गया होगा। इससे भी और मजेदार हमारा लाइव सेशन चलेगा जब हम सब जो आपका सब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ाएंगे और मजा आएगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, देखिए रॉ मटेरियल्स जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। किस में आते हैं? वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। नन ऑफ द, आंसर आपको मिल गया होगा। आंसर, सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर इसका बी है। उत्पादन बढ़े या उत्पादन घटे, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है। ठीक है, उत्पादन बढ़ने से भी वो नहीं बढ़ेगा, उत्पादन घटने से भी नहीं घटेगा, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग वगैरह है, मशीनरी वगैरह है, उन पर जो लागत खर्च हो गया, आप प्रोडक्शन करिए या ना करिए वो तो उतना लग गया, उसको घटना बढ़ना है ही नहीं। ऐसे तरह फिक्स कॉस्ट। चलिए सेकंड सवाल पर चलते हैं, दूसरे सवाल पर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल कॉस्ट, कुल लागत का सूत्र कौन सा है। यानी जो टोटल कॉस्ट है जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं टीसी, जिसको कुल लागत कहते हैं, कुल लागत का फॉर्मूला क्या है। टोटल कॉस्ट कितना है? देखिए पहला ऑप्शन है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दो तरह का है, फिक्स प्लस वेरिएबल। दूसरा है फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा है वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड किया गया यानी भाग दिया गया है फिक्स कॉस्ट से। और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो अब बताइए सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए सही आंसर कौन सा होगा। देखिए कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। देखिए ये जो टोटल कॉस्ट होता है ना, आप पढ़े होंगे, ध्यान होगा रखिए। टोटल कॉस्ट टीसी जो होता है, इसमें दो तरह के, शॉर्ट रन में, अगर शॉर्ट रन में देखिएगा अल्पकाल में, इसमें दो तरह के कॉस्ट होते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, कौन सा? टोटल फिक्स कॉस्ट, उस स्थिर लागत, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट को कहते हैं टीएफसी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टीवीसी शॉर्ट में कहते हैं। तो टीसी जो होता है ना, दोनों का जोड़ होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। तो सही आंसर इसमें बताइए कौन सा होगा। सही आंसर हमारा ए होगा यहाँ पर, ए। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए होगा, ध्यान रखिए सही आंसर ए होगा। इसको हम ग्रुप में भी भेज देंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मान के चलिए हमारा नंबर सेव करके रखे हैं तो उसको सेव कर लीजिए और मैं मैसेज कीजिए, हम ग्रुप में आपको जोड़ देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट। कौन परिवर्ती लागत है? देखिए परिवर्ती लागत को जो है ना हम लोग कहते हैं परिवर्तनशील लागत भी। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट, इसको आप परिवर्तनशील लागत भी पढ़िए। लेकिन हिंदी में कई वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है, ताकि आपको अगर मान लीजिए परिवर्तनशील के जगह पर कुछ और लिख दिया, परिवर्ती लिख दिया, तो आप भुलाइए नहीं, भूलिए नहीं। चलिए, सारे लोगों का आंसर है ए। अच्छा, कौन परिवर्तनशील लागत है? परिवर्तनशील लागत का मतलब होता है कि उत्पादन को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो भी बढ़ेगा, या घटाएंगे तो भी घटेगा, वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो वेरिएबल फैक्टर जो प्रोडक्शन के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? देखिए वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल्स है ना, रॉ मटेरियल्स है, लेबर पर खर्च है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी है ना, या मान के चलिए कि वाटर सप्लाई है। ये सब क्या है, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ये इनका खपत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, रेंट है, रॉ मटेरियल कच्चा माल है, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉई है, इंश्योरेंस है। देखिए ये रेंट जो है ये फिक्स कॉस्ट है, ये स्थिर लागत में आएगा। रॉ मटेरियल ये जो आएगा वेरिएबल कॉस्ट में। आंसर आप खोल लीजिएगा क्या होगा बताने के पहले। सैलरी जो परमानेंट एम्प्लॉई है, सैलरी किस में आ जाएगा? ये भी फिक्स कॉस्ट में आएगा, फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत में। ये जो इंश्योरेंस है, अरे भैया उत्पादन का आपने इंश्योरेंस करा लिया तो करा लिया, उत्पादन करिए नहीं करिए क्या फर्क पड़ता है, तो ये भी फिक्स कॉस्ट में आएगा। किस में आएगा? फिक्स कॉस्ट में। तो वेरिएबल कहता है कौन परिवर्तनशील लागत है, तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? परिवर्तनशील लागत है। जिसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर बी होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बी नंबर आंसर। इवेंट, कौन? आशिक इवेंट, बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर व्हेन, पैमाने की अर्थव्यवस्था कब लागू होती है? कब होती है पैमाने की अर्थव्यवस्था? तब होती है। आंसर देखिए, इसका 4 ऑप्शन है। ए, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज विथ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, यानी कि इकाई लागत उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ती है। कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज विथ इंक्रीज प्रोडक्शन, इकाई लागत उत्पादन बढ़ने के साथ घटती है। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, यानी स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत के बराबर है। नन ऑफ दीज। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, चाहे सेमेस्टर 2 हो 3 हो, सबके लिए उपयोगी है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सवाल है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? सस्ता। ठीक है, तो आंसर इसका होगा, सही आंसर, कि इकाई लागत यानी पर इकाई लागत जो है उत्पादन घट बढ़ने के साथ घटती है। यानी एवरेज कॉस्ट जो है, प्रति इकाई लागत जो है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो वो घटता है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं इसको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इज व्हेन, समान लाभ बिंदु क्या है? देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है उसको समझो। एक देखिए आपका ये कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन है, एक कॉस्ट फंक्शन होता है टीसी, जो बढ़ते हैं। तो जहां दोनों बराबर होता है ना, ये दोनों पॉइंट, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये दोनों पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है ना। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है ना। ब्रेक इवन, इस पॉइंट से अगर आगे प्रोडक्शन करता है तो उत्पादक को फायदा होता है, लेकिन इस ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आगे प्रोडक्शन करेगा तो उत्पादक को हानि हो जाएगा। ठीक है, तो समान लाभ बिंदु क्या है? याद रखिए, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी कह रहा है टी आर इज इक्वल टू टी सी। टोटल ये फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, एफ सी इज इक्वल टू वी सी कह रहा है। टोटल कॉस्ट इज जीरो, ये टी सी जीरो। उसके बाद नन ऑफ दीज। अब बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर?
आंसर क्या होगा? बी। बी नहीं होगा, यहाँ पर 5 नंबर का आंसर बी नहीं होगा, बी का आंसर ए होगा, है ना, जहां टी आर और टी सी इक्वल होगा। आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू, यानी सीमांत लागत का मतलब क्या है? पहले ऑप्शन को देख लो, तब इसका मतलब बता देते हैं कि मार्जिनल शब्द का मतलब क्या है। इसके बाद आप कभी इसका आंसर भूलिएगा ही नहीं कि मार्जिनल कॉस्ट आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, या मान के लिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी आ गया। अगर मार्जिनल शब्द का अर्थ आप जान जाइएगा तो फिर उसका मार्जिनल, ये जो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कहीं आप नहीं भूलिएगा, सबका आंसर आप कर दीजिएगा आसानी से। तो देखिए इसका आंसर क्या है। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, यानी एक अतिरिक्त इकाई की उत्पादन लागत। द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है एसी, एवरेज कॉस्ट, प्रति इकाई लागत जो कहते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी एफसी को अगर आउटपुट से आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट में अगर एफसी घटा देते। सही आंसर कौन सा होगा इसका बताओ भाई, जल्दी बताओ सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा, कोई बताओ। देखो सही आंसर इसका होगा कि जो सीमांत है, मार्जिनल है, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। देखो मार्जिनल का मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा, एडिशनल। अगर मार्जिनल कॉस्ट है तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर सीमांत लागत है तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा लागत, एडिशनल लागत, एडिशनल कॉस्ट। क्या मतलब है? एडिशनल कॉस्ट, अतिरिक्त लागत, है ना, अतिरिक्त इकाई का अतिरिक्त लागत, उसका मतलब क्या हो गया? अतिरिक्त, एडिशनल, है ना। तो आपको मतलब समझ में आ गया मार्जिनल का। मार्जिनल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। तो यहाँ पर सीमांत लागत का मतलब, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है अतिरिक्त लागत। मतलब क्या है? अतिरिक्त लागत। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? ए, गुड, आशिक इवेंट सही आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, विज्ञापन खर्च किस प्रकार का लागत है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट किस प्रकार का लागत है? जैसे मान लीजिए क्या होता है, ये क्या हो सकता है ना, ये फिक्स भी हो सकता है कभी कभी, या वेरिएबल भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए प्रोडक्शन, अगर उत्पादन उसको ज्यादा बेचना है तो थोड़ा बढ़िया एडवर्टाइजिंग करेगा, लेकिन एडवर्टाइजिंग के बाद भी अगर उसका सेल नहीं बनता है तो फिर गड़बड़ है। तो कुल मिला के इसका जो आंसर होगा वो होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है। कौन? ये एडवर्टाइजिंग खर्च जो है विज्ञापन पर व्यय, है ना, सेमी में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी लागत उत्पादन स्तर के अनुपात में है? उत्पादन अनुपात का मतलब है कि उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो वो लागत भी बढ़ेगा, और उत्पादन अगर घटेगा तो वो लागत भी घटेगा। तो ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के स्तर के साथ सीधा संबंध है। यानी उत्पादन बढ़ना है तो बढ़ जाएगा, उत्पादन घटना है तो वो लागत भी घट जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागत, फिक्स कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट, ठीक है। हम सब पर आएंगे कौन कौन कॉस्ट क्या है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी उत्पादन अगर बढ़ेगा, मान लीजिए उत्पादन अगर बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। कौन? उत्पादन बढ़ने पर बढ़ता है कौन? परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ये स्थिर रहता है, चाहे आप उत्पादन बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये स्थिर रहता है। कौन? स्थिर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, अवसर लागत क्या है? बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है। क्या है? बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ए वर्ग में 5,000 महीना मिल सकता है,
और बी में उसको मान लो 10,000 महीना मिलेगा, अगर इसको छोड़ के जाता है तो 10,000 मिलेगा, तो ए का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा ना वो क्या हो जाएगा, 10,000 होगा। यानी बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और संक कॉस्ट क्या होता है कि जिसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है ना, ये रिकवर नहीं होता है, जिसको हिंदी में अधोमूल्यित लागत कहते हैं, संक कॉस्ट कहते हैं, या इसको कहिए डूबी हुई लागत। क्या कह सकते हैं, डूबी हुई लागत। क्या कहते हैं, डूबी हुई लागत कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा, कौन सा लागत है उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ता है, घटने के साथ घटता है। आंसर होगा इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा, माँ का लाडला, ए, गुड, सही आंसर है आपका, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखिए 10वां है, संक कॉस्ट आर, यानी अधोमूल्यित लागत क्या है, यानी इसको डूबी हुई लागत, अभी हमने पढ़ा ना, डूबी हुई लागत। देखिए शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है ना, बड़ी टिपिकल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पूछ देगा भाई डूबी हुई लागत बताइए क्या है, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाइए कि डूबी हुई लागत क्या है। ये ना समझ जाइएगा भाई जो कॉस्ट जो उत्पादन में लग गया उसको वापस ऊपर करना संभव ही नहीं है, तो डूबी हुई लागत। लेकिन डूबी हुई शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है, हिंदी में अधोमूल्यित लागत और अंग्रेजी में संक कॉस्ट कर रहा है। ये संक कॉस्ट क्या है, अब समझ में आ गया ना, संक का मतलब क्या है, संक का मतलब डूबी हुई है, यानी उत्पादक जिसको ऊपर ही नहीं कर सकता है वो संक कॉस्ट है। तो इसका आंसर आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कोई बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास यहाँ पर चारों ऑप्शन है, अब बता दीजिए, अगर आप ऑप्शन पढ़ लिए तो बताइए इसको, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आंसर ही कर दें इसको। देखिए ये पुनः प्राप्त की जा सकने वाली लागत, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब आप समझ लें कि डूबा हुआ लागत है। कॉस्ट दैट कांट बी रिकवर्ड, पुनः प्राप्त न की जा सकने वाली लागत, तो यही ना है संक कॉस्ट, यही ना है डूबी हुई लागत। तो आंसर इसका क्या होगा, यही ना होगा। अब दूसरा आंसर खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, डूबी हुई लागत जिसको ऊपर नहीं किया जा सकता है। सही आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका कौन सा होगा, जल्दी कमेंट कीजिए, बी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, अवसर लागत क्या है। अभी आपको हमने बताया था अवसर लागत क्या है, क्या है अवसर लागत बताइए। अवसर लागत क्या है, बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन जो क्या है, बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो अवसर लागत है ना। देखिए क्या है, द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, यानी किसी गतिविधि की स्पष्ट लागत। द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, अगले सर्वोत्तम विकल्प का त्याग। इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत के बराबर। नन ऑफ दीज, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है उसके पास, अल्टरनेटिव फॉरगॉन क्या है ना। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, सही आंसर बी होगा, क्या होगा, बी होगा। छोटू गुड, सही जो आंसर सही है, चलिए बढ़िया है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, प्रत्यक्ष लागत कौन सा है। अब लीजिए कितने तरह के लागत का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, कभी कहेगा प्रत्यक्ष लागत, कभी कहेगा अप्रत्यक्ष लागत, कभी कहेगा स्पष्ट लागत, कभी कहेगा अस्पष्ट लागत, कभी कहेगा संक कॉस्ट, अधोमूल्यित मूल्य, डूबी हुई लागत। तो हिंदी में तो बहुत सारे शब्द है ना, आपको भुलाने के लिए वो जो है हिंदी शब्द यूज कर देगा, अंग्रेजी वाला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और अंग्रेजी वर्जन भी आपको खोल के देखना पड़ेगा कि वो क्या है संक कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, कौन सा प्रत्यक्ष लागत है, देखिए प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, डायरेक्ट क्या है, उन लागतों को शामिल किया जाता है जो डायरेक्ट उत्पादन संबंधित होता है। क्या होता है, डायरेक्ट उत्पादन से संबंधित होता है, उसको प्रत्यक्ष लागत मानते हैं। डायरेक्टली उत्पादन बढ़ाने के लिए तुरंत बढ़ जाएगा, उत्पादन घटाने को उसको घटाना पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें सही आंसर कौन सा होगा, उस हिसाब से आप जो है देख करके हमको कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर है सुपरवाइजर का वेतन, उत्पादन में उपयोग की गई बिजली, कार्यालय का किराया और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंशन, कौन प्रत्यक्ष लागत है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए
11 नंबर जो है इसका आंसर आपने बताया बी नंबर, श्योर, गुड, ये हो गया आपका। हाँ, बी आंसर सही है। उत्पादन उपयोग की गई बिजली, है ना। सुपरवाइजर का वेतन या कार्यालय का किराया जो है विज्ञापन खर्चा जो है उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ता घटता नहीं है ना। लेकिन जो आप मशीनरी वगैरह इस्तेमाल कीजिएगा, मशीनरी वगैरह चलाइएगा, उत्पादन बढ़ाना तो बिजली ज्यादा खपत होगा, उत्पादन घटाना बिजली कम खपत होगा। उसी तरह जो कच्चा माल है वो भी है, उत्पादन घटाना हो तो कम खर्चा हो, कम रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा, उत्पादन बढ़ाना तो डायरेक्ट उससे संबंधित है ना। चलिए गुड, नेक्स्ट पर चलते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, 11 का मोटिवेशनल टाइगर, 11 का आंसर बता दिए ना। अच्छा, हम भेज भी देंगे आपको। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज टू, घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न है, यूटिलिटी में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है परिवर्तनशील लागत, परिवर्ती लागत, वेरिएबल कॉस्ट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, प्रोडक्शन और फिक्स कॉस्ट। अब याद कीजिए, किसको याद करना है, किसको याद करना है, भूली हुई चीजों को याद करना है। मतलब समझ रहे हैं ना इशारा, भूली हुई चीजों को याद करना है, किसी को याद नहीं करना है, व्यक्ति को नहीं, भूली हुई चीजों को याद करना है। जैसे भूले बिसरे गीत हम लोग सुनते हैं, तो क्या होगा, लॉ ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, हम इसको याद करने की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्शन याद है आप लोग को कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के नियम आपने पढ़े होंगे, इसको हम याद करने की बात कर रहे हैं। उत्पादन के नियम को, पुराने मित्र को नहीं जिसको भूल गए आप, उसको याद नहीं करना है। उत्पादन का नियम क्या है, देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, है ना। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, और तीसरा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। यानी इसको हम लोग कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, हिंदी में अगर लिखिएगा तो उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरे वाले को कहते हैं उत्पत्ति, थोड़ा बीच में लिखना पड़ा, कांस्टेंट का मतलब समता नियम, और नीचे वाला जो है उत्पत्ति ह्रास नियम, है ना, उत्पत्ति ह्रास नियम। ये तीनों जिसको पढ़ना है, हमारा वीडियो पहले से बना हुआ है, अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं वहां पर। तो आप उत्पादन के जो नियम आपने देखा यहाँ पर, तो उत्पादन के 3 नियम है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो यहाँ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो बताइए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स एक ही है, ठीक है, डिमिनिशिंग। अब बताइए किससे संबंधित है, वेरिएबल कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट से, प्रोडक्शन से, या फिक्स कॉस्ट से, किससे संबंधित है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका प्रोडक्शन। ये आंसर सही होगा, प्रोडक्शन संबंधित है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन है वो आंसर। आंसर क्या होगा, सी होगा, आंसर इसका सी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए किस लागत अवधारणा का इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है। संक कॉस्ट, अधोमूल्यित लागत, जिसको हम लोग डूबी हुई लागत कहते हैं, इसका मीनिंग हम नहीं भूलिएगा आप। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो बस बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स रहता है उत्पादन बढ़ने घटने के साथ, और है एवरेज कॉस्ट। बताइए किसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डिसीजन मेकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका बी होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी अवसर लागत, क्या होगा, अवसर
लागत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डेप्रिसिएशन इन एग्जाम्पल ऑफ अवमूल्यन। जैसे मान लीजिए मशीनरी है, मशीनरी हर एक साल घिसता पिटता है, तो उस मशीनरी का जो वैल्यू कम हुआ जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, किसका एग्जाम्पल है? फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का और सेमी वेरिएबल। इसका आंसर बता देते हैं, वो फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट किसका एग्जाम्पल है? फिक्स कॉस्ट का। आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, अंतर्निहित लागत। देखिए दो तरह का लागत है, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो निकाल के। दूसरा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत। क्या है? अस्पष्ट और अस्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। ठीक है, चलिए यहाँ अस्पष्ट लागत कौन सा है जिसको अंतर्निहित लागत यहाँ लिखा गया है? वेतन या इंटरेस्ट या जो मालिक उसका है, ओनर जो उसको टाइम ये खर्च किया, और यूटिलिटी बिल्स। क्या आंसर होगा? देखिए इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट दो तरह का कॉस्ट। तो अंतर्निहित जिसको अस्पष्ट लागत हम लोग कहते हैं, अस्पष्ट लागत क्या होता है कि वैसे लागतों को इसमें शामिल किया जाता है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए उत्पादन के क्षेत्र में उसका मालिक जो है, वो जो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, उसमें जो समय खर्च करता है, तो उसका कितना कॉस्ट होना चाहिए ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि उसको शामिल किया जाता है और स्पष्ट लागत में। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ए कॉस्ट दैट चेंजेस स्टेप वाइज इज कॉल्ड, जो स्टेप वाइज चेंज होता है उस लागत को क्या कहते हैं? देखिए इसको कहते हैं सीढ़ी लागत, स्टेप कॉस्ट कहते हैं। स्टेप कॉस्ट क्या होता है कि एक सीमा तक तो वो स्थिर रहता है, लेकिन उस सीमा के बाद जैसे ही उत्पादन बढ़ता है या उत्पादन घटता है, तो वहां पर वो लागत भी बढ़ता है या घटता है, एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेप कॉस्ट, स्टेप वाइज कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स, प्रधान लागत क्या है? देखिए प्रधान लागत क्या है ना, प्राइम कॉस्ट। इसको आप प्रत्यक्ष लागत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रत्यक्ष लागत। तो प्रत्यक्ष लागत में क्या शामिल होगा? प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम जो उत्पादन से सीधे संबंधित है, वो किस में शामिल होगा? प्रत्यक्ष लागत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका बी हो जाएगा, जो उत्पादन से सीधे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है सवाल हमारा? नेक्स्ट सवाल को देखिए। मुकेश चौधरी 15 का बी। अच्छा देखिए, कॉस्ट ऑफ फॉरगेन अपॉर्चुनिटी इज नॉन इट, अवसर लागत को क्या, त्यागे गए अवसर लागत को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ये तो आपको पहले से पता है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, कुल लागत किसके बराबर होगा? टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा? चार ऑप्शन है यहाँ पे देखिए। फिक्स कॉस्ट गुना वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड प्लस वेरिएबल कॉस्ट, नन ऑफ दीज। देखिए टोटल कॉस्ट जो होता है वो कितना होता है, हमने आपको पहले ही बताया, कुल लागत जिसको हम टीसी कहते हैं। जो शॉर्ट रन होता है, यानी शॉर्ट पीरियड जिसको हम लोग कहते हैं, शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन, हिंदी में आप कहिए अल्पकाल। अल्पकाल में दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है वेरिएबल फैक्टर, है ना, कौन सा? वेरिएबल फैक्टर। और दूसरा होता है फिक्स्ड फैक्टर, है ना।
स्थिर लागत क्या होता है? स्थिर लागत। तो वेरिएबल फैक्टर पर जो खर्च होता है परिवर्तनशील लागत पर, उसको कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। क्या कहते हैं? टीवीसी। प्लस जो फिक्स फैक्टर होता है उस पर जो खर्च होता है उसको कहते हैं टोटल फिक्स्ड, टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी। तो यहां पर क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट में? टीबीसी प्लस टीएफसी। यानी इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा इसका। सही आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। चलिए, बी आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, देखिए, विच कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज। उत्पादन बढ़ने पर कौन सी लागत जो है प्रति इकाई स्थिर रहती है? कौन लागत स्थिर रहता है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट? उनमें से कोई नहीं। बताइए, विच कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट एज प्रोडक्शन इंक्रीज। प्रोडक्शन अगर बढ़ाएंगे तो वो स्थिर रहेगा, ऐसा कौन सा कॉस्ट है ना? कौन सा कॉस्ट है? व्हाट इज कॉस्ट? अ कॉस्ट फंक्शन। लागत फलन क्या है? कॉस्ट किसका फंक्शन है? सीधा आंसर बताते हैं, आउटपुट का, उत्पादन का। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? 21 का आंसर क्या होगा? ए फंक्शन दैट शोज टोटल रेवेन्यू, है ना? कुल राजस्व को दिखाता है। एक फलन जो लागत और उत्पादन के बीच संबंध दिखाता है। लाभ गणना करने के लिए उसको ही नहीं। ये जो कॉस्ट फंक्शन है क्या दिखा रहा है? कॉस्ट और आउटपुट। ये क्या है? क्यों? आउटपुट है, इसके बीच के संबंध को बताता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए, नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, इसको देखिए और आप आंसर कीजिए। क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टोटल फंड कॉस्ट फंक्शन? टी सी फंक्शन टोटल कॉस्ट फंक्शन बताना चाह रहा है, कौन होगा? तो अभी आपको मैंने बताया टोटल कुल लागत फलन को कौन दर्शाता है, अभी आपने इसको पढ़ा है। देखिए, टी सी इक्वल टू एफ सी प्लस बी सी, टी सी इक्वल टू टी आर माइनस बी सी, टी सी इक्वल टू एफ सी माइनस टीबीसी, नन ऑफ दीज। टीसी कितना होता है आपको पता है कि अगर 100 टन है तो टीएफसी प्लस टीबीसी होगा। तो टीएफसी को आप शॉर्ट में एफसी भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को बीसी भी लिख सकते हैं। तो दोनों में देखिए कौन सा आंसर इसमें फिट बैठ रहा है आपको। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपको फिट बैठेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलें। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल यहां पर हमारा आएगा, ये देखिए, मार्जिनल कॉस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉस्ट फंक्शन एज। सीमांत लागत को किस प्रकार निकाला जाता है? देखिए, एक तरह का मैथमेटिकल सवाल है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। तो याद कीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है? डी ऑफ डी क्यू, डी टी सी ऑफ डी क्यू। यानी जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है उसका फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना? ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। कौन? एमसी इज इक्वल टू, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया? जो टोटल कॉस्ट है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है ना? फर्स्ट अवकलन है। तो इसमें कौन सा? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन, सेकंड डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, नन ऑफ दीज है। सीमांत लागत क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। और ये हमारा क्वेश्चन कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट सवाल देखिए, विच कॉस्ट फंक्शन कंपोनेंट डज नॉट वैरी विथ आउटपुट।
लागत फलन का कौन सा घटक उत्पादन के साथ नहीं बदलता है? इसका मतलब क्या है उत्पादन के साथ नहीं बदलता है? इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए उत्पादन बढ़ गया तो भी स्थिर रहेगा, घटक उत्पादन नहीं बदलता है, ये देखिए नहीं बदलता है, यानी उत्पादन बढ़े तो भी स्थिर रहेगा, घटे तो भी स्थिर रहेगा। ऐसा कौन सा कॉस्ट है भाई, बताओ जल्दी से। शॉर्ट रन में क्या है, वो फिक्स कॉस्ट है। क्या है? फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कौन सा है, कौन सा आंसर होगा? नियत लागत या स्थिर लागत? उत्पादन के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये स्थिर रहता है, स्थिर लागत। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया, सही आंसर इसका यहाँ पर सही आंसर बी फॉर भागलपुर। चले नेक्स्ट पर, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा है, ये देखिए आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एवरेज कॉस्ट फंक्शन रिप्रेजेंट? औसत लागत फलन क्या बताता है? पहले बताओ एसी कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट में आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, या एसी क्या है? एवरेज कॉस्ट है। ये क्या है? एवरेज कॉस्ट। टीसी क्या है? टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत। ठीक है, और क्यू क्या है? आउटपुट। आउटपुट माने ये क्या है? उत्पादन स्तर को बताता है ना? क्या बताता है? उत्पादन को। तो अब बताओ भाई एसी क्या बताता है? एसी क्या बताया? एसी क्या है? ये एक इकाई पर कितना लागत हुआ, प्रति इकाई लागत को बताएगा। कौन? एसी। तो इसमें ऑप्शन में खोजिए कि कौन सा ऑप्शन इसका फिट है, और आंसर आप दीजिए 25 का जल्दी से कि क्या है। मोटिवेशनल टाइगर, छोटू चौधरी, आशिक इवेंट। चलिए कुल मिलाकर आप लोग का आंसर आ रहा है हमारे पास, हम देख रहे हैं कि बड़ी देर से आप लोग लगे हुए हैं। PETCBGP विनोद जी हैं, चलिए सभी का वेलकम है, स्वागत है। और एक है, कौन है? मस्ती है भागलपुर, चलिए आपका भी वेलकम है, गुड। इसका आंसर आप बताइए क्या है? प्रति इकाई लागत को बताएगा। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर है? स्थिर लागत नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा, टोटल रेवेन्यू नहीं होगा, प्रति इकाई उत्पादन लागत। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, प्रति इकाई उत्पादन लागत। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है यहाँ पर? यहाँ देखिए इक्वेशन दिया हुआ है ना? इक्वेशन है TC इज इक्वल टू 100 प्लस 5Q। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, MC कितना होगा? अच्छा, अभी इस एनालिसिस के दौर में हम लोगों ने देखा था कि MC क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये हमने देखा। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल शब्द का मतलब होता है एडिशनल, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एडिशनल कॉस्ट। यानी अगर हम एक एडिशनल उत्पादन करते हैं, यानी एक उत्पादन की एक यूनिट को बढ़ाते हैं, तो उस एक यूनिट के लिए हमको एडिशनल कॉस्ट कितना सहन करना पड़ता है, एडिशनल कॉस्ट कितना सहन करना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए जैसे है यहाँ पर TC इज इक्वल टू 100 प्लस 5Q। ठीक है, यानी कि Q क्या है? आउटपुट है। अब हम यहाँ पर एक यूनिट का उत्पादन करते हैं, Q को 1 कर देते हैं, तो TC कितना हो गया? 105। अब इसको 2 कर देते हैं, हम 2 यूनिट का एक्स्ट्रा एक यूनिट उत्पादन कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं, तो 110। एक और बढ़ा देते हैं, 3 यूनिट उत्पादन कर देते हैं, कितना हो गया? 115। यहाँ देखिए 1 से 2, 2 से 3, ये एडिशनल एक यूनिट है, तो यहाँ से एडिशनल कॉस्ट कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 5 के बराबर, है ना? तो ये क्या हो गया? तो यहाँ पर MC क्या होगा? सीमांत लागत यहाँ पर 5 होगा। आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। हम लोग अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं, अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं आज के क्लास के। इन द लॉन्ग रन विच कॉस्ट बिकम्स वेरिएबल? दीर्घकाल में कौन सी लागत परिवर्ती लागत बन जाती है? यानी परिवर्ती का मतलब परिवर्तनशील लागत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप अगर कॉस्ट फंक्शन को पहले पढ़े हैं, पढ़े तो होंगे ही, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, और समझने में दिक्कत हो तो सेक्शन में जाके वीडियो भी देख लीजिएगा। देखिए बिकम्स वेरिएबल, शॉर्ट रन की अगर हम बात करें, शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में दो तरह का
कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट टीएफसी और वेरिएबल कॉस्ट टीबीसी, टोटल कॉस्ट। लेकिन इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन में क्या होता है, कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होता भैया, फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं है। जो फिक्स यहाँ है ना वो भी वेरिएबल बन जाएगा किसमें, लॉन्ग रन में। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, यहाँ फिक्स कॉस्ट यहाँ लॉन्ग रन में नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट लॉन्ग रन में नहीं होता है। तो ये फिक्स कॉस्ट है वो वेरिएबल बन जाता है किसमें, लॉन्ग रन में। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर है ना। देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व इन द शॉर्ट रन। लघु काल यानी अल्पकाल, जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट रन में लागत वक्र का आकार कैसा होता है। लागत वक्र जो कॉस्ट कर्व है, टीसी है, उसका आकार कैसा होता है। कॉस्ट यहां पर लिख देते हैं आउटपुट, यानी कि उत्पादन को एक्स एक्सिस पर लिया हमने और वाई एक्सिस पर हमने लिया कॉस्ट को, लागत को। ठीक है, कह रहा है यहां पर कि अल्पकाल में टोटल कॉस्ट फंक्शन कैसा होता है। देखिए, टोटल कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगा, पहली बात समझ गए। तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है। ये क्या है, पीसी है, घटेगा नहीं बढ़ेगा, बीच में स्थिर रह के फिर बढ़ना चालू होगा। क्या होता है ऐसा, टीसी। तो ये देखिए ऐसे एस टाइप का है, कैसा है, एस टाइप का। तो एस आकार का जो है कॉस्ट कर्व होता है शॉर्ट रन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टिपिकली, एबीसी की बात कर रहा है, औसत परिवर्ती लागत वक्र सामान्यतः होता है। एबीसी कैसा होता है, एबीसी कैसा होता है, ये हम आपको बताते हैं एबीसी कैसा होता है। यहां पर हम आउटपुट को रखते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या रखते हैं, कॉस्ट को, यानी कि लागत को रखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमको बताते हैं यहां पर क्या बताना है, यही कि जो औसत परिवर्तनशील लागत है एबीसी है, ये कैसा होता है, यू शेप का, एल शेप का, लीनियर होता है, एस शेप का होता है। आंसर जानते जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कितना होता है, कमेंट कर दीजिए कितना आंसर होगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो मैं बता दूं, आपको याद होगा कि एवरेज कॉस्ट जो होता है वो कैसा होता है, यू शेप का होता है एवरेज कॉस्ट। यहाँ मिनिमम है, मान लीजिए यहाँ पर एसी मिनिमम है, एसी यू शेप का होता है, और जो ए बी सी है वह भी यू शेप का ही होता है। कैसा होता है, यू शेप का। लेकिन ये देखिए, एक मिनट ध्यान जरा सा, हाँ कैसा होता है, ऐसे ए बी सी देख रहे हैं, ये भी यू शेप का है। आंसर इसका क्या हो गया, यू शेप हो जाएगा। लेकिन अंतर क्या है, देखिए ये एसी यहाँ मिनिमम है, एबीसी यहाँ मिनिमम है। ठीक है, यहाँ मिनिमम है, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ना, वैसे वैसे ये जो एसी है और एबीसी का जो अंतर है ये घटता है। क्या होता है, घटता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो एबीसी भी यू शेप का ही होता है। और आज का ये सवाल जो है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल कॉस्ट फंक्शन, चलिए हम नहीं बताएंगे, आप बताइए इसका आंसर। हमने अभी बताया है, इस सेक्शन में 2 बार और बता चुका हूं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइए क्या है। तब तक मैं बता दूं कि हमारा 2 दिसंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 से बीपीएससी टीआरई 4.0 इकोनॉमिक्स पीजीटी, इकोनॉमिक्स पीजीटी का बैच 8:30 में स्टार्ट हो रहा है, रात को 8:30 बजे।
है ना। जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी टीआर 4.0 पीजीटी इकोनॉमिक्स की, वो हमसे जुड़िए। इसके अलावा भी मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ, है ना, या पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको तैयारी करनी होगी, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पर इसी समय यानी 2 दिसंबर 2024 से रात को 8:30 बजे डेली लाइव सेशन हमारा क्लास चलेगा। ऑब्जेक्टिव टॉपिक लास्ट होने के बाद ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होगा, सारी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि जो टीआरई का सिलेबस है वो नेट से छोटा है ना, लेकिन वही सिलेबस है जो इकोनॉमिक्स नेट का है। तो जो छात्र जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, किसका, जून 2024 की, ठीक है, जून 2024 में नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा 2024 नहीं, ये 24 तो बीत गया है ना, 24 हमारा लास्ट हीज है, 1-2 महीने बचे हैं, तो 25 की बात कर रहे हैं, क्यों दिसंबर का एग्जाम तब हो जाएगा जनवरी में, है ना। तो यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ, है ना, जून 2025, माफ कीजिएगा 24 बोल दिए थे, जून 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, बिल्कुल फ्री में तैयारी कीजिए, पूरी व्यवस्था है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह सभी की। और बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे पास जुड़िए, क्योंकि एट ए टाइम उस समय जब आप तैयारी करेंगे एग्जाम के टाइम में, तो आपने देख लिया है बीपीएससी कैसे एग्जाम लेती है, फॉर्म भरा के तुरंत एग्जाम ले लेती है। और बिहारी छात्र जो होते हैं वो सोए रहते हैं, पहले जब एग्जाम आएगा तब तैयारी करना शुरू करते हैं, अंततः उसका रिजल्ट होता है, उसका रिजल्ट ही नहीं होता है। रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट ही नहीं होता है, और बाहरी लोग नौकरी लेके चले जाते हैं। इसलिए आपको हम बढ़िया मौका दे रहे हैं, हमारे साथ आप जुड़िए। 8:30 बजे रात में 2 दिसंबर से 2024 से हमारा बैच स्टार्ट हो जाना, याद रखिएगा। सोमवार से हमारा नंबर जो है वो आप नोट कर लीजिए, हमारा नंबर यहाँ पर है 799-114-1192, नोट कर लीजिए 799-114-1192। हमको आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, है ना, मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। डेली लाइव सेशन का जो क्लास होगा उसका नोट्स भी आपको हम भेज देंगे, आज की क्लास का भी नोट्स भेज देंगे, हमें इस पर मैसेज कीजिए। और इसको आप नाम सेव कर लीजिए, एसआरएस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, एसआरएस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। और डेली लाइव सेशन में आइए, जो क्वेश्चंस होंगे उसको, जो अराइज होगा आपकी तरफ से, उसको भी हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, है ना। तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अंत में वैसे हम दर्शकों को बता दें कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं, तो बेल आइकन दबाइए, घंटी बजाइए, और हमारे डेली लाइव सेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़िए, 1 घंटा पर डे टाइम दीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप 1 घंटा समय टाइम निकालिए, इसीलिए हमने रात में 8:30 बजे रखा है। वैसे व्यक्ति जो कामकाजी हैं, स्कूल में टीचर्स होंगे, है ना, या स्टूडेंट्स होंगे, दिन में कॉलेज में रहेंगे, स्कूल में रहेंगे, कॉलेज में रहेंगे, पीजी डिपार्टमेंट में रहेंगे, शोध छात्र हैं जो दिन भर अपना काम करेंगे। और जो महिलाएं खास करके, जो लड़कियां हैं, वो 8:30 बजे जो है सारे कामों से फुर्सत होकर 8:30 बजे हमसे आप जुड़िए, डेली लाइव सेशन चलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि याद रखिएगा 2 तारीख से हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होगा, है ना। और हम अभी ऐसा नहीं है कि आज के बाद नहीं आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, लेकिन 2 तारीख से हम नेट का बैच जून 2025 के लिए, और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए हम बीपीएससी टीआरई का जो 4.0 होना है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सिलेबस में आपको भेज देंगे, नेट का भी और टीआरई 4.0 का, बीपीएससी का भी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, लंबे समय तक बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।